लास्ट टाइम हमने किया था रेजिस्टेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कर लिया था सीरीज और पैरेलल में, और उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है सेल। सर किरचॉफ्स लॉ। हाँ, किरचॉफ्स लॉ भी करेंगे, लेकिन पहले सेल कर लेते हैं, कुछ चीजें हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ पर ना सेल के और रेजिस्टेंस के दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा मैं सेल को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, या चलो पहले किरचॉफ्स लॉ ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जरूरत पड़ेगी किरचॉफ्स लॉ। पहले किरचॉफ्स लॉ ही कर लेते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ बेसिकली हमारे पास दो तरह के हैं। सबसे पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोल देते हैं। या इसको क्या बोल सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसको केसीएल भी बोल देते हैं, केसीएल। केसीएल माने किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो, ये आपसे वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे कि ये होता क्या है, आपसे इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो दी जाएंगी आपको। तो आप, हम सिर्फ इसे इस मैनर में समझते हैं। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि सम ऑफ करंट एट एनी पॉइंट हमेशा जीरो होता है। इसको डायग्राम की हेल्प से समझें। जैसे सपोज करो, एक सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये ना वायर्स हैं जो इस पॉइंट पर मिल रही हैं। ये वाला पॉइंट जो है पी पॉइंट, वायर 1, 2, 3 और 4, चार वायर हैं। ये पी पॉइंट एक जंक्शन हो गया। जंक्शन उसे बोलते हैं जहाँ काफी सारी वायर्स मिलती हैं। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि फर्स्ट वायर में जो करंट है वो इस साइड जा रहा है I1, और जो सेकंड वायर में देखो एरो नीचे की तरफ है, इसमें करंट है I2, थर्ड में भी नीचे की तरफ है, इसमें करंट है I3, और फोर्थ में इस तरफ करंट है I4। तो किसी भी टाइम ये जो पॉइंट है P, इस पे सम ऑफ करंट जो है वो जीरो होगा। अब सम ऑफ करंट लेने के लिए आप डायरेक्शन का रूल इस तरह से यूज कर सकते हो। वैसे तो कोई इसका पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि इस P पॉइंट की तरफ जो करंट आ रहा है उसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और इस P पॉइंट से जो करंट अवे जा रहा है उसे नेगेटिव मान लेते हैं। तो आप देखोगे कि I1 और I2 इसके पास आ रहा है, तो हम बोलेंगे I1 प्लस I2। अवे जा रहा है I3, तो इसको लिखेंगे माइनस I3, और I4 भी अवे जा रहा है तो इसे लिखेंगे माइनस I4। ये हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। इसे बोलते हैं केसीएल या किरचॉफ्स करंट लॉ। कैसे ध्यान में रखना है, जो करंट जिस भी पॉइंट को कंसीडर किया जा रहा है उस पॉइंट की तरफ जितना करंट अप्रोच कर रहा होगा उसे पॉजिटिव ले लो, जो अवे जा रहा है उसे नेगेटिव ले लो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग जब इनका अलजेब्रिक सम करोगे तो वो हमेशा ही कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका लॉजिकल मीनिंग ये होता है कि जितना करंट आ रहा था उतना ही लीव कर रहा है, जितना करंट आ रहा था उतना ही लीव कर रहा है। कोई करंट लीक नहीं हो रहा है, या इसके बीच में से करंट गायब नहीं हो जा रहा, क्योंकि करंट बेसिकली चार्ज है, और हमें पता है चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। तो इसे बोलते हैं केसीएल। केसीएल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ज्यादा जरूरत पड़ेगी सेकंड लॉ की, जिसे बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यही हमारा क्या है, सेकंड लॉ।
किरचॉफ का सेकंड लॉ, या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, केवीएल बोल देते हैं, केवीएल। अगर आपको केवीएल लगाना आ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स पे आप काबू कर लोगे, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है। अब ये ला क्या समझाता है, इसको समझाने के लिए मेरे को एक इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो यही है कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, जीरो के बराबर रहेगा एनी क्लोज लूप के ऊपर। पहले इसके बारे में कुछ जरूरी चीजें हम लिख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ को एक अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, केवीएल या सेकंड लॉ के अलावा इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, दिस लॉ represents conservation of energy। आपसे पूछ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किरचॉफ का कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करता है, सेकंड लॉ रिप्रेजेंट करता है। अब एक सर्किट मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, उस सर्किट को जरा ध्यान से देखना। पहले इसको सिंपल ही रखते हैं, सिंपल फॉर्म से धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि फिर एकदम से आप पजल हो जाओगे। और पहले मैं एक सिंपल सर्किट ही कंसिडर करता हूँ। देखो ये एक सर्किट है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे कहीं एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर की वैल्यू है आर, बैटरी की वैल्यू है वी। तो ये जो सर्किट बन गया ना, इसे आप एक तरह से मैश बोलते हैं, मैश, इसे क्या बोलेंगे, मैश। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल इसके अंदर एक ही लूप है, लूप कह दो या फिर मैश कह दो। इसके अंदर हमने ना एक इक्वेशन बनानी है वोल्टेज ड्रॉप केवीएल के लिए, और उस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें इस पूरी लूप में कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर करना होगा। अपनी मर्जी से आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं ए मार्क बोल देता हूँ, फिलहाल मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब आपने केवीएल अगर लगाना है तो दो तरीके से आपने चलना होगा, या तो चलो क्लॉकवाइज ऐसे पूरी लूप में ऐसे घूम के वापस नहीं आ जाना है, ये तो हो गया क्लॉकवाइज, या चल पड़ो एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, ठीक है। कई बार तो हमें समझ में आता है, जैसे ये बैटरी लगी हुई है तो मेरे को पता है कि करंट यहाँ से चलेगा, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा, तो ज्यादा बेटर हो, अगर आपको पता चल रहा है कि करंट किस तरह से चल रहा है तो आप लूप भी वैसे ही कंसिडर कर लो। अगर नहीं भी पता चल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे मर्जी कंसिडर कर लो, किसी मर्जी पॉइंट से स्टार्ट कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें लिखना क्या है, देखो जब हम लूप में चलेंगे, ए से मैं चला तो रास्ते में कोई भी चीज नहीं आ रही, सिर्फ वायर है और उसके बाद रेजिस्टेंस आ गया। मेरे को सर्किट में वैसे पता चल रहा है कि करंट की डायरेक्शन इस साइड में ही है, अगर ना भी पता चले तो भी मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में रजिस्टर में, और करंट भी इसी साइड में जा रहा है, तो आप प्लस में लिखोगे आई आर, ठीक है। फिर घूम के जब आप वापस आए यहाँ पर, तो आप बैटरी के कौन से टर्मिनल में आ गए, नेगेटिव। जब आपको पता चले कि हम बैटरी के अंदर, हमारी जो कंसिडर्ड लूप है वो बैटरी के अंदर जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, तब तो आपने मानना है प्लस बी। और अगर आपको पता चले कि बैटरी के अंदर हम अपोजिट जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तब आपने मानना है माइनस बी। बी क्या है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो अब जब मैं यहाँ घूम कर आया तो मैं माइनस टर्मिनल में एंटर कर गया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस बी, और फिर मैं वापस किस पॉइंट पर आ जाता हूँ, ए पॉइंट पर आ जाता हूँ, तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो इसी को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर।
तो जो केवीएल है ना, वो आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालने में हेल्प करता है, वोल्टेज ड्रॉप निकालने में, करंट निकालने में। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो आपको कहोगे सर ये कौन सी नई बात है, तो ओम्स लॉ ही है। तो ओम्स लॉ हमने वेरीफाई करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब थोड़ा सा एक टफ, और इससे थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल लेते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस केस में मैं आपको दो लूप दूंगा। तब आपके पास है दो लूप। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को बता दो, R1 में से कितने करंट की वैल्यू, R1 में से जो करंट है वो सपोज करो I1 जा रहा है, और R2 में से जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि I1 की वैल्यू कितनी होगी, या मैं आपसे पूछूं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा, या इस सर्किट से रिलेटेड कोई भी मैं टर्म पूछ रहा हूँ, तो उस टर्म को निकालने के लिए अगर आपको लगता है कि हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते यहाँ पर, तो आप सीधे सीधे चले जाओ केवीएल के ऊपर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर, और वो सभी चीजों का आंसर आपको देगा। तो मैं, मेरे से पूछा गया I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं ये पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक चीज को समझना जरूरी है, ये बैटरी लगी हुई है, तो मैं ये मानूंगा कि करंट यहाँ से आई चल रहा है, आई करंट ऊपर ऊपर चला गया I1, और यहाँ नीचे चला गया, वैसे तो नीचे I2 करंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे I2 ना लिख के I माइनस I1 लिखूंगा। ये मैंने कल आपको क्लियर करवाया था। अभी केसीएल में भी हमने पढ़ा, जितना करंट पीछे से आएगा और ये ऊपर चला गया नीचे चला गया, इन दोनों का सम करो वापस, I माइनस I1 प्लस I1, दोबारा I बनेगा। तो अगर ऊपर I1 चला गया तो नीचे कितना बचेगा, I माइनस I1, और यही किसकी वैल्यू है, I2 की वैल्यू है। अब यहाँ पर एक चीज को समझो, चाहे तो आप इसे सिंपल I2 लिख लो नीचे वाले करंट को, चाहे I माइनस I1 लिख लो, दोनों में फर्क क्या है। अगर आप नीचे वाले को I2 लिखते हो तो आपके पास अननोन पैरामीटर हो जाएंगे दो, I1 और I2। तब आपको मैथ की दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी इस सर्किट के लिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ I1 और I माइनस I1 लिखता हूँ तो मेरी एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें फिर I1 ही अननोन होगा मेरे। ठीक है। तो जो भी सुटेबल लगे वो कर लो, आंसर जरूर आएगा। अब मैं ए पॉइंट से चलता हूँ, ए पॉइंट से ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आना है, मैं ए पर ही आना है। तो देखो कैसे लगाएंगे, ए पॉइंट से चला, रास्ते में पहले आया R1, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है जैसे मैं जा रहा हूँ, मैंने अज्यूम किया है, तो मैं इसे लिखूंगा I1 R। फिर मैं घूम के वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ गया, तो माइनस V इजिकल टू 0। देखो R1 तो दिया हुआ था, यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई V बाय R1, तो सॉल्व हो गया मेरा। देखो I1 पूछा था, V और R1 तो दे ही रखे थे, आंसर आ गया मेरा। अगर मेरे को ये पूछा होता I2 कितना है, तो मैं इसी ए पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ता हूँ, चाहे आप क्लॉकवाइज चल पड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लॉकवाइज करके देख लेते हैं इसमें भी, नीचे वाली साइड में मैं इस नीचे वाली लूप में ऐसे चलता हूँ, एक अलग तरह का प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सेकंड जब मैं चला तो देखो पहले मैं ए से चला, यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया, तो पॉजिटिव के लिए प्लस V, फिर मैं घूम के रेजिस्टेंस में आया R2 में। लेकिन मैंने ये माना है कि R2 में करंट की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, लेकिन मैं इसमें कैसे जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूँ, तो डायरेक्शन होगी अपोजिट, जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस, करंट कितना है, या तो I2 मान लो या I माइनस I1 मान लो, साथ में R2, और फिर मैं घूम के वापस ए पर आ गया, इक्वल टू। तो यहाँ से हम लिखेंगे V इजिकल टू I माइनस I1 R। ठीक है, और यही हमारा I2 है, चाहे इसको I2R2 लिख लो। तो यहाँ से I2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी,
V बाय आर टू। देखो मैंने करंट थ्रू सेकंड रजिस्टर भी बता दिया। अगर अब मेरे से पूछ लेता, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट जो मेरे से पूछा था, सेकंड में सेकंड जो पूछा था मैंने उसका आंसर भी दे दिया। अगर मेरे से ये पूछता भी टोटल करंट कितना है, तो मेरे को पता है कि टोटल करंट तो जो है वो सम होगा I1 प्लस I2 का। I1 की वैल्यू है V बाय R1, I2 की वैल्यू है V बाय R2। तो ये हो जाएगा V बाय R1 V ब्रैकेट बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R। ठीक है। तो इस तरह से हम जो एक टिपिकल सर्किट होते हैं उनके जो आंसर है वो किसकी हेल्प से दे सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की हेल्प से दे सकते हैं। देखो अब आपके एग्जाम में अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का क्वेश्चन आता है, तो चाहे वो मास्टर कैडर हो, लेक्चरर कैडर हो, या फिर प्लस टू आफ्टर प्लस टू वाले बच्चे हों, उनके लिए कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई करवा दिया। अब इसे भी करने जाओगे तो टाइम तो लगेगा, तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा इतना लेवल का आ जाएगा, इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता। लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, जब हम सेल की कॉम्बिनेशन या कोई और पोर्शन करेंगे, या कभी सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर जब हम करेंगे, तब भी इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो साइन कन्वेंशन मैंने समझाए हैं बैटरी में और रजिस्टर में, वो दोनों साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने हैं आप। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सेल। तो सबसे पहले तो सेल है क्या? सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पीछे वाली स्लाइड, अच्छा कौन सी बेटा? मनप्रीत ने पूछा बेटा कौन सी स्लाइड? काफी टाइम पहले पूछा था ना। ये वाली स्लाइड कह रहे थे क्या? देखो सेल के ऊपर ना काफी कुछ चीजें हैं जिनसे बड़े छोटे छोटे बड़े ही सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना तो आप वो अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो, फ्री के नंबर उठा सकते हो वहां से। ठीक है, लेकिन इनके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो सेल क्या है? एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब सेल के अंदर ना दो बड़ी ही जरूरी टर्म्स आती हैं, एक है ईएमएफ और एक है पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ, ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका जो सिंबल होता है इसे ई से लिख देते हैं हम सिंपली। आपकी मर्जी है किसी से भी लिख लो, मैं ई से लिख रहा हूँ, ईएमएफ ऑफ सेल। ध्यान से समझना ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। देखो सपोज करो मैं बाजार से ना एक सेल लेके आता हूँ, ठीक है, जो घड़ी में सेल डलते हैं वो सेल में ले आया एक बाजार से, और उस सेल को मैंने एक सर्किट में लगा दिया। ठीक है, मेरी क्लॉक के साथ ही लगा दिया या किसी रजिस्टर के साथ मैंने उसको लगा दिया। करंट चेक करने के लिए मैंने एमीटर भी लगा दिया, और इस सर्किट में मैंने एक की भी लगा दी ऑन ऑफ करने की। ठीक है, अब देखो, अगर आप सेल को लेके आए हो
लेकिन उससे करंट नहीं ले रहे अभी, यानी ऑफ है सर्किट। और आप सभी ने एक ऐसा डिवाइस देखा होगा जिसे वोल्ट मीटर बोलते हैं, मल्टीमीटर टाइप में आने लग गया आजकल तो, डिजिटल वोल्ट मीटर। मैं इसकी दो तारें लेके इस सेल के दोनों किनारों पर लगाता हूँ और इसकी वोल्टेज को मैं चेक करता हूँ। तो इसकी जो वोल्टेज है इन ऑफ स्टेट, इसे बोलेंगे इन ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट का मतलब कि सर्किट से अभी मैं करंट नहीं ले रहा, सर्किट ऑफ है, तो जो इसकी वोल्टेज आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो सपोज करो कितना आएगा, 1.5 वोल्ट, जो सेल पर होता भी है। जो हमारा घड़ी में सेल डलता है ना, क्लॉक में, उसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है। तो ये जो वोल्ट मीटर है वो ये दिखाएगा भी इसकी वैल्यू भाई 1.5 वोल्ट है। तो ऑफ स्टेट में जो वोल्टेज हम मेजर करते हैं ना, इसे ही ईएमएफ बोलते हैं। अब सेकंड केस देखो क्या होगा। सेकंड केस में मैं की को ऑन कर देता हूं इन ऑन स्टेट, यानी कि सर्किट ऑन कर दिया, इस सेल में से क्या आना स्टार्ट हो गया, करंट आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, वो चाहे इसके अक्रॉस चेक कर लूं चाहे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस चेक कर लूं, एक ही बात होगी। तो वो जो वोल्टेज आएगी ना, वो उससे कम आएगी, ऑफ स्टेट से कम आएगी। वो कितनी आएगी, सपोज करो 1.4 वोल्ट आ जाती है। तो इस 1.4 वोल्ट को मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको ये समझ में आया कि अगर एक हम सेल लाते हैं और उस सेल से कोई करंट ड्रा नहीं करते, उसे किसी सर्किट में नहीं लगाते, या ऑफ स्टेट में सर्किट को रखते हैं, तो जब तब जो वोल्टेज मेजर की जाती है उसे बोला जाता है ईएमएफ। और सर्किट को ऑन करके इस सेल में से करंट को ड्रा करके जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको यहाँ से ये चीज भी समझ में आई कि ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ये दोनों बातें अब लिखने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट जिसने लेना है इसका ले लो, इसको मैं रख करके दोबारा से ईएमएफ के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लिख रहा हूँ। एक हिंट आपको मिल गया है कि किसी भी टाइम ईएमएफ ज्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होगा। तो ईएमएफ क्या है, इसे हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अभी ऐसे में सोचना भी सर पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख दिया, पूरी लाइन को देखो, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल when it is not supplying any current। तो ईएमएफ क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, यानी वो कोई भी करंट सप्लाई नहीं कर रहा होगा। दूसरी जरूरी टर्म क्या है, वो है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं, वी से लिखेंगे उसे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सिंपल मैं वी से लिख रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये होगा द वोल्टेज, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल when it is supplying करंट। जब उसमें से करंट ड्रा किया जा रहा होगा, या फिर वो ऑन स्टेट में होगा, या फिर उसमें से करंट सप्लाई किया जा रहा है। और दोनों की डेफिनेशन जब आपको क्लियर हुई, तो इसे आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो, जब सर्किट हमारा कौन सी स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट में होगा, तब जब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है उसे ईएमएफ बोलते हैं। और जो ऑन स्टेट में मेजर किया जाता है सर्किट, जब ऑन स्टेट में होता है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। और एक बॉटम लाइन क्या ध्यान में रखनी है आपने, कि किसी भी टाइम ईएमएफ ज्यादा होगा और वोल्टेज जो है वो क्या होगी, कम होगी।
हमेशा ही ऐसा हो, हमेशा ही ऐसा हो। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी ऐसा क्यों होगा। तो इसको समझने के लिए वाई ई ग्रेटर देन बी, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा क्यों आता है। तो देखो जब भी एक सेल होता है ना, सेल, तो सेल बना तो मेटल के पीसेस से ही हुआ है ना। जैसे घड़ी का सेल है आपका, आप उसे देखोगे तो उसके अंदर केमिकल फिल है, इलेक्ट्रोड फिल है। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो कुछ कुछ ऐसा ध्यान में आ रहा है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कभी किसी टाइम, अभी भी क्लासेस लग रही है, शायद आपके टॉपिक आ गया हो कि जब सेल बनाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अंदर सर एक। पिछली स्लाइड करें। हाँ मैं करता हूँ। ठीक है सर। एक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सोल्यूशन भी डाला जाता है, फिर इसमें से बैटरी निकाल के यहाँ रेजिस्टेंस, वायर लगा के रेजिस्टेंस लगाया जाता है ना। तो इन सभी के बीच में देखो ये कोई आइडियल कंडीशन नहीं है। जो इसके अंदर आयंस हैं उनको मूव करने के लिए भी कुछ ड्रैग फील होगा, ये इलेक्ट्रोड्स जो बने हैं इनकी वजह से भी कुछ ड्रैग फील होगा। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि एक सेल कोई एक परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होता। एक सेल के अंदर भी आयंस को मूव करने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से एक सेल के अंदर ना एक कंसेप्ट आ जाता है जिसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस चीज को समझो, जब आप सेल लगाते हो तो सेल के साथ आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया आर, तो आप ये सोचते हो कि हमने जो रेजिस्टेंस लगाया है सिर्फ वही सर्किट में लगा हुआ है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। एक्चुअल में क्या है, जो आपने सेल लगाया है जिसकी ईएमएफ है ई, उस सेल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा जिससे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है जिसे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक सेल का खुद का जो रेजिस्टेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस की वजह से जो आपकी वोल्टेज है वो ई से कम आती है। तो अब एक काम करते हैं, हम इस पर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ मैंने अभी बताया कैसे लगाएंगे। कोई भी इसमें टर्मिनल एज्यूम, कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो, मैंने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया ये, और मैं पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अकॉर्डिंग ऐसे चलूंगा और वापस घूम के यहाँ आऊंगा। तो देखो मैं ए से चला, मैं सर्किट में करंट मान लेता हूँ आई मूव कर रहा है, एज्यूम कर लिया मैंने। जब मैं ऐसे गया तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम केवीएल, फ्रॉम केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जब मैं ऐसे गया तो सबसे पहले आया आर, आर की डायरेक्शन में ही मैं जा रहा हूँ, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम आई आर। फिर ये की में से नहीं मानना होता कुछ भी, ये ऑन स्टेट में ही है की, करंट गया, एमीटर में से भी कुछ नहीं मानना, ये हम आइडियल मान रहे हैं भी इनमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। और फिर हम आगे स्मॉल आर में, स्मॉल आर में भी करंट देखो घूम के इस साइड में ही आएगा, और मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ, तो इसके लिए आ जाएगा प्लस आई स्मॉल आर। और फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में मैं एंटर कर गया। बैटरी की ईएमएफ की वैल्यू कितनी है ई, तो इसे लिखेंगे ई इज इक्वल टू 0, तो ये वापस ए पर आ गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप ये जो अलग अलग पैरामीटर आए हैं इनको समझ लो। यहाँ पर ये जो आई आर वर्ड आया है यही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस को तो इतनी वैल्यू ही मिल रही है ना, आई इंटू आर। इसी को मैं किससे लिख सकता हूँ, वी से। और ये जो ई है ये हमारा ईएमएफ है, स्मॉल आर मैंने लिख ही दिया, स्मॉल आर जो है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आई इंटू स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो बन जाएगी ई माइनस आई आर, चाहे इसे ई माइनस वी लिख लो, और यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी ई माइनस आई आर डिवाइड बाय, इसे आप चाहे ई माइनस वी बाय आई भी बोल सकते। तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर आपसे एग्जाम में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सेल,
इसे बोल दो चाहे इस ऊपर वाली इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन ऑफ सेल। इस सेल के अंदर कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है। तो मैंने तीन चीजें बताई, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। एक सर्किट के हेल्प से हमने उनको समझा भी, और आर की वैल्यू को याद रखना है आपने, इस पे स्टार बना लेना, ये एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, ई माइनस आई आर बाई आई, ई माइनस वी बाई आई, या फिर इसे ई बाई आई माइनस आर भी बोल सकते हैं, अलग अलग कर देंगे। तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है। एक फॉर्मूला के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे बना के देख लिया करो, एग्जाम के अंदर ऑप्शन में कोई भी कॉम्बिनेशन बना हुआ दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं, वो भी मैं इसके साथ ही लिखवा देता हूँ। कई बार ये पूछ लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो भी इसके साथ में नोट कर लेते हैं। डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, जब मैं ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ तो माइंड में आपके एक डायग्राम चलते रहना चाहिए साथ साथ में। डायग्राम ये चलता रहना चाहिए कि एक जो सेल है वो कुछ इस तरह से है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो रॉड डिप कर रखी है हमने, दो रॉड डिप कर रखी है हमने, ठीक है। इन दोनों रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, डिस्टेंस बिटवीन द रोड्स क्या है, डी। और इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है, ये जो एरिया है वो ए मान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो ए मान लेते हैं। ये जो सोल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन मैं सी मान लेता हूँ, कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा, इसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी। और जिस टाइम ये सेल हमने बनाया है, जिस रूम में हमने बनाया है, उस रूम का टेम्परेचर है टी। तो ये कुछ चीजें मैंने लिखी है यहाँ पर। तो जो स्मॉल आर है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। समझ गए, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। मैंने ये भी लिख दिया कि ये डी क्या चीज है। इसका मतलब हुआ कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। सेकंड पॉइंट है एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बात आपको समझ में भी आ रही है, इलेक्ट्रोड ज्यादा बड़े होंगे तो आयंस को इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे, सो दैट जो उनका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एरिया बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर का मतलब है कि कौन सा केमिकल दिया है, ठीक है। तो इस पर हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द। कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली है, अब आपको लगता होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से तो सर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए था, आयन ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन केमिस्ट्री में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि डाइल्यूट करते हैं जब हम, तो जो आयन्स अलग अलग होते हैं वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आयनाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है डाइल्यूट करने से, क्योंकि कंसंट्रेशन हाई रखने से आयनाइजेशन नहीं होता।
तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस पॉइंट को जरा ध्यान रखना, बच्चे इसे हमेशा गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं कि एक सेल के अंदर केमिकल का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, जबकि उल्टा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कम नहीं होता। और टेम्परेचर के इन्वर्सली होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आयन की मूवमेंट बढ़ जाती है। यहाँ पे टी क्या है? टेम्परेचर। तो ये चार चीजें हैं जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। कैसे कैसे डिपेंड करता है मैंने लिख दिया। एक नंबर हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और मेनली ये थर्ड पॉइंट कंसंट्रेशन का। और एक चीज और ध्यान में रखना, इसे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, कि अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि आइडियल, एक आइडियल सेल हो, कोई आइडियल सेल ले लिया आपने, आपको पता है आइडियल का मतलब होता है कि परफेक्ट सेल। फॉर आइडियल सेल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, ये भी ध्यान रखना, इसीलिए तो उसको आइडियल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रैक्टिकल सेल ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। सभी सेल्स का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, कैसे कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक सर्किट बना के एक एग्जांपल दे के सारे पैरामीटर लिखवा देता हूँ उसके, ताकि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप पजल ना हो जाए। ठीक है, तो सेल इन वेरियस पोजीशंस। अगर सेल की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो तो हमसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ये क्लास ऑफ होने वाली है, दोबारा रीजॉइन। भाई रीजॉइन नहीं करते हैं काफी बच्चे, आज मैं नाम नोट कर लूंगा और फिर मैं आगे से ना क्लास में अलाउ नहीं करूंगा जो रीजॉइन नहीं करेगा। कल भी इवनिंग में क्लास लगी थी, ज्यादातर स्टूडेंट इवनिंग की क्लास में आए नहीं थे, और जो आए थे उन्होंने रीजॉइन नहीं किया। अब ये ऑफ हो जाएगी क्लास, इसे फटाफट रीजॉइन कर लेना विदाउट एनी डिले, कोई टाइम मत लगाए, ऑफ होने के साथ रीजॉइन कर लेना इसे। फिर उस रीजॉइन के बाद मैं सेल इन वेरियस पोजीशन बताऊंगा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हम कर रहे हैं सेल इन वेरियस पोजीशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा सेल है, कुछ चीजें तो अभी रिपीट ही होंगी, आपको हेल्प मिल जाएंगी उन चीजों में कि क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट जो वर्डिंग यूज की जाती है वो कैसे यूज की जाती है। देखो मैंने ये सेल बनाया है, इस सेल के अंदर मैंने यहाँ पे देखो लिखा है ई कोमा आर। तो इसे पढ़ना सीखो, इसका मतलब है ये आपको वोल्टेज नहीं दी गई है, ये आपको दिया गया इंटरनल रेजिस्टेंस आर और ईएमएफ ई। ठीक है, तो पढ़ना आना चाहिए, जब भी सेल के साथ में ई कोमा लगा के आर लिखा हुआ है तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, इसमें से जब करंट पास आउट होगा जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ आई है, तो जो आई इंटू आर है दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो अब आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट पूछा जा सकता है, मैं डायरेक्ट आपको लिखवा रहा हूँ, जो पीछे मैंने केवीएल लगा के बताया वो सारे पॉइंट वही हैं। अगर आपसे पूछ ले करंट बताओ सर्किट में कितना होगा करंट, तो जो पीछे वाली वैल्यू अगर नोट की है आप सभी ने, तो उसमें करंट की वैल्यू देखना आई कितना बन रहा होगा, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। जिन्होंने नहीं नोट किया उनके लिए दोबारा लिख देता हूँ। ये इक्वेशन बनाई थी देखो मैंने, आई आर प्लस आई स्मॉल आर माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई, और यहाँ से आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर। उसी इक्वेशन से ये रिजल्ट मैंने निकाला है, किरचॉफ्स लॉ जो मैंने लगा के इक्वेशन बनाई थी। तो करंट पूछ ले इस सर्किट में, करंट की वैल्यू ई बाई आर प्लस आर, जब इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में दिया हो। दूसरी वैल्यू,
दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप V, वो अभी अभी मैंने बताया था, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू आई आर होगा, I इंटू आर को पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, यानी सेल कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। तो सेल के खुद का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इंटू आई, ये सेल का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो इसे हम सिंपली बोल सकते हैं आई इंटू स्मॉल। इक्वेशन ऑफ सेल पूछा जा सकता है आपसे, इक्वेशन ऑफ सेल, इक्वेशन ऑफ सेल मैंने अभी अभी वर्बली आपको बताया था, इसे ही इक्वेशन ऑफ सेल बोलते हैं। चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसे लिख लो, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, चाहे इसे लिख लो V प्लस आई आर, यही हमारी होती है इक्वेशन ऑफ सेल। आपसे पूछा जा सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो, वो अभी अभी हमने निकाल ही ली थी। आर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, याद होगी, E माइनस वी आई डिवाइड, सॉरी E माइनस आई आर डिवाइड बाय आई, या फिर इसे ही मैंने लिख दिया था E माइनस वी बाय आई। तो ये होगी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये पॉइंट तो इजी थे, लेकिन अब जो 6th पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट, देखो बेटा, जब भी सर्किट में करंट चलता है तो कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, हीट पर यूनिट टाइम, उसे हम पावर बोल देते हैं। तो पावर से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि पावर कितनी डिसिपेट हो रही है इस सर्किट में। डिसिपेट वर्ड का मतलब होता है कि सराउंडिंग में जा रही है, या आप कह सकते हो कि एक तरह का नुकसान हो रहा है, पावर जो है वो नुकसान हो रहा है, पावर डिसिपेशन। ये अलग अलग में पूछ सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू, आउटर के थ्रू। हम एक्सटर्नल वाले के लिए, कैपिटल आर वाले के लिए पूछा जा सकता है, कैपिटल आर वाले के लिए करेंगे, द पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कैपिटल आर था। तो पावर डिसिपेशन का बेटा जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखना, हमेशा वी आई होता है, वी आई। अब वी की वैल्यू आपको पता क्या थी, आई आर, तो इसे आई स्केयर आर भी बोल सकते हैं, आई स्केयर आर, ठीक है। अब आई आर वी है, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दूं मैं, तो ये वी स्केयर बाय आर बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू को रख दूं, पीछे वाले में देखो आई की वैल्यू, ये देखो E बाय आर प्लस आर, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा E आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू, ये इस फॉर्मूला से मैंने ये फॉर्मूला बनाया, डायरेक्ट आई की वैल्यू को पुट कर दिया पीछे से। तो पावर डिसिपेशन के क्वेश्चन पूछ ले तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मूलाज हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन में आपको दिया जाए, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना इंटरनल रेजिस्टेंस वर्ड साथ में जरूर लिखा हुआ होगा, या ईएमएफ लिखा होगा, उसी से फिर ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, फॉर्मूला बेस्ड, सीधी सीधी, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। एक इसमें पूछा जा सकता है मैक्सिमम पावर डिलीवर का, मतलब इसका मतलब होगा कि हम कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर मिलेगी, वो भी लिख लेते हैं। पावर डिलीवर्ड will be maximum when कैपिटल R is equal to small r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन मैंने अभी लिखी है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ये 7th पॉइंट जो है, पावर डिलीवर मैक्सिमम कब होगी, पावर डिलीवर मैक्सिमम तब होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी कितनी, तो चाहिए ये वाला फॉर्मूला देख लो आप, इसमें अगर आप
स्मॉल आर और कैपिटल आर को इक्वल पुट कर देते हो दोनों को, मैं मान लेता हूँ कि दोनों स्मॉल आर के बराबर ही होगी, ठीक है। तो उस केस में r प्लस आर 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, और 4r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा e स्क्वायर बाय 4, चाहे तो कैपिटल R लिख लो या फिर e स्क्वायर बाय 4 स्मॉल r, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर कितनी होगी उसका भी आपको पता चलेगा। ये जो मैं लिखवाता हूँ आपको सारे पॉइंट्स, उनको लाइटली मत लिया करो, क्योंकि ये एग्जाम में एज इट ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम पावर डिलीवर बता दो, पावर डिसिपेशन की वैल्यू बताओ, और ऑप्शंस में यही सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ बच्चों के माइंड में रहता है कि सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, तो याद रखना जब आप एग्जाम में बैठोगे तो याद करोगे कि सर ने कहा था न्यूमेरिकल तो गिने चुने ही आएंगे, और वो भी बड़े लाइट होंगे जो आपको आते ही होंगे। न्यूमेरिकल में कोई पजल भी नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, पजल इन चीजों में हो जाते हैं। इतनी इतनी देखो, एक छोटा सा सर्किट और कितना कुछ है इसमें पूछने के लिए, 7 पॉइंट लिखवा दिए मैंने, और इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कर दो तो कितनी सारी चीजें बन जाती है। कोई लेंथी काम भी नहीं है, अगर इसको एक बार ध्यान से कर लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ एक बच्चों को हो सकता है उससे कंफ्यूजन हो जाए। आपने ध्यान में रखना है, एक सेल को दो तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। एक तो वो होता है जब आप उससे करंट मतलब करंट ड्रॉ कर रहे होते हो, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब हम करंट सेल सर्किट से या सेल से करंट ले रहे हैं, उस केस में ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। लेकिन एक एग्जाम में ना इसको घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन। वो क्वेश्चन था कि आपको पता है ना सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। नहीं पता तो अब सुन लो दोबारा से। दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। इसका मतलब ऐसा होता है, एक सेल वो होते हैं जिनको अपन चार्ज नहीं कर सकते, और एक सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो जो सेल हम चार्ज कर सकते हैं उनसे जब आप करंट लोगे तो उनका ईएमएफ ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। लेकिन जब आप उन्हें चार्ज करोगे, व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज, जब आप उसे चार्ज करोगे, बाहर वाले किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा दोगे, तब उल्टा काम हो जाएगा। तब जो ईएमएफ की वैल्यू है वो लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, और इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी E इज इक्वल टू V माइनस आई स्मॉल r। ये क्वेश्चन जो है, ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया ये वाला, इस पर भी स्टार बना लेना कि वैसे जब हम करंट ड्रॉ करते हैं सर्किट में से तब ईएमएफ ही ज्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, लेकिन जब हम चार्ज करते हैं सेल को तब उल्टा हो जाता है काम, तब ईएमएफ कम हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। इन चीजों का भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको लिखवाई हैं यहाँ तक, ये थी ऑन सर्किट की। तो जो पहला ये जो सेल इन वेरियस पोजीशन हम करवा रहे हैं, उसमें सबसे पहला ये कौन सा था, इन ऑन सर्किट, जब सर्किट हमारा क्या था, ऑन था। अगर सर्किट ऑफ होता तो क्या क्या पैरामीटर पूछे जा सकते थे, तो मैं दूसरा पॉइंट बना देता हूँ। तो ऑफ सर्किट या फिर इसे ओपन सर्किट बोल देते हैं, यानी कि ऑफ है सर्किट, करंट उसमें से हम नहीं ले रहे हैं। ऑफ सर्किट को किस तरह से बनाया जाता है, उसमें बस जो की है उसे ओपन दिखा दिया जाता है, ऐसे वायर के बीच में हम गैप दिखा देते हैं कि बीच में सर्किट ब्रेक है। तो इसको लिखने का तरीका E इंटू आर, पढ़ने का तरीका समझ गए अब आप। ये सेल की वोल्टेज नहीं दी हुई, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये आउटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सर्किट में करंट चल रहा है आई। अब ओपन सर्किट में क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछ ले सबसे पहला पॉइंट कि इसमें करंट कितना होगा। सर्किट ही जब ऑफ है तो करंट की वैल्यू तो जीरो होगी। एग्जाम में इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायग्राम नहीं दिया होता आपको, उनमें वर्डिंग लिखी होगी ओपन या फिर ऑफ। आपसे लिखा जा सकता है फॉर ओपन सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, आप बोलोगे जीरो। आपसे पूछा जा सकता है कि ओपन सर्किट के केस में
पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? तो देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। अब इसमें कुछ बच्चे ये कहेंगे भी सर करंट जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने बताया था V इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन इस चीज को समझो, मैंने अभी अभी जब पीछे एक डायग्राम बनाया था कि ओपन सर्किट में ऑफ स्टेट में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसे ईएमएफ बोलते हैं, और ऑन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसे पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। तो ये सेल की बात हो रही है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप की। तो ऑफ सर्किट में या ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ के बराबर ही होती है। लेकिन अगर ये पूछ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, तो वो जीरो ही आता, क्योंकि अक्रॉस आर तब होगा जब करंट आएगा, करंट इसमें आ नहीं सकता, सर्किट ऑफ है। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, अक्रॉस सेल V इक्वल टू E होगा। और अगर अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछ ले तो वो जीरो आएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी कोई पैरामीटर नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर आई पे डिपेंड करते हैं। अब इसका आई जीरो है तो बाकी सारी चीजें पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ऑफ ऑफ सर्किट के लिए बस इतने ही पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। अब आगे आ जाता है ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल में दो ही तरह की हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगी, एक होती है सीरीज और एक होती है पैरेलल। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब है कि सेल कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, देखो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, फिर एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये सही अरेंजमेंट होती है। ऐसे करके ये सपोज करो काफी सारे लगे हुए हैं, गिनती में n सेल लगे हुए हैं, और इसके साथ में हमने बाहर कोई एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसमें से इन सेल की वजह से करंट पास आउट हो। अब इन सभी की जो वैल्यू है वो सेम मान लेते हैं हम, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सेम का पूछा जा सकता है। अलग अलग का मैं एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये सभी ई आर है। आप अब समझ गए होंगे ई आर का मतलब सभी की ईएमएफ की वैल्यू ई है और सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। जब ऐसे सेल लगे होंगे सीरीज में लगे होंगे तब आप ध्यान रखना जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ईएमएफ की बात हो रही है, ई इक्विवेलेंट, वो डायरेक्ट सम कर देना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। लेकिन सम तभी करना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख रहा हूं मैं, लेकिन सभी की वैल्यू सेम है, इसलिए आप इसे एन ई भी बोल सकते हो। ई प्लस ई कितने टाइम्स जोड़ोगे, एन टाइम्स जोड़ोगे तो एन ई बन जाएगा। इसमें एक चीज का ध्यान में रखना, ये टर्मिनल ऐसे ही होने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा है। अगर एक सेल भी उसमें उल्टा लग गया तो फिर ये फॉर्मूला ऐसे नहीं रहेगा, इसमें चेंज हो जाएगा। उसका एक मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कुछ नहीं है, बस ऐसे सपोज करो भी इन सभी का जो छोटा छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी तो सीरीज में ही जुड़ा हुआ है, और जब सीरीज में जुड़ा हुआ होगा तो हमें पता है सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं,
यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, लेकिन ये सभी तो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, NR आ जाएगा। तो सीरीज में इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछ ले, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ ले, इन दोनों के फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिए। और क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं करंट इन द सर्किट। तो जिस बच्चे को किरचॉफ ला लगाना आ गया, वो किरचॉफ ला अगर इसको लगाएगा तो भी सेम रिजल्ट बनाएगा जो मैं बना रहा हूँ। देखो, जब हम इस सर्किट में ऐसे चलेंगे, लगा के देखते हैं, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ए पॉइंट से मैं चलता हूँ, ऐसे ऐसे घूम के जाता हूँ और वापस आता हूँ। ए पॉइंट से मैं चला तो सबसे पहले मैं गया आर में से, तो आ गया IR प्लस। फिर मैं गया इस सेल में, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया, तो माइनस लगाऊंगा, माइनस E। फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से आ जाएगा प्लस IR। फिर दूसरे सेल के लिए इसी तरह से माइनस E प्लस IR, और ये प्रोसेस ऐसे चलती जाएगी सारे सेल्स के लिए, और फिर मैं ए पर आ जाऊंगा तो इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस बनेगी IR, सारे E माइनस के हैं तो ये हो जाएगा माइनस NE, सारे IR प्लस के हैं तो ये हो जाएगा प्लस NIR इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे करंट की वैल्यू है वो बन जाएगी NE डिवाइड बाय R प्लस NR। तो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर करंट की ये वैल्यू होगी, ये भी ध्यान में रखें। मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के आपको प्रूव भी करके दिखा दिया कि ये वैल्यू कैसे बनेगी। इक्विवेलेंट इंटरनल ईएमएफ EQ इज इक्वल टू NE, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट NR, करंट की वैल्यू NE बाय R प्लस N स्मॉल r। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले तो कितने पॉइंट हो गए, C D पॉइंट पर आगे हम। पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही है, एक्सटर्नल के लिए निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V इज इक्वल टू IR इस सर्किट के लिए, ठीक है। पावर डिसिपेशन पूछ ले, इसका फॉर्मूला अभी आपको बताया था, I स्क्वायर R होता है। I की वैल्यू हमने पीछे लिखी दी थी, NE बाय R प्लस N स्मॉल r, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और भी कोई कॉम्बिनेशन बनानी है तो आप बना सकते हो, है ना। IR को V रख दो तो V इंटू I भी बन सकता है, या फिर V स्क्वायर बाय R भी बन सकता है। R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर दो। सो मेनी इक्वेशंस। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, मैक्सिमम पावर पूछ सकते हैं, मैक्सिमम पावर डिलीवर। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कितनी होगी, और ये भी पूछ सकते हैं कि किस कंडीशन पर होगी। तो कंडीशन होगी कि जब R इज इक्वल टू NR हो जाए। देखो याद करना भी बड़ा आसान है, मैंने सिंगल सर्किट के लिए करवाया। सिंगल सर्किट के लिए क्या वैल्यू लिखवाई मैंने, कि जब R इज इक्वल टू R हो जाए, क्योंकि इस सर्किट में दो ही चीजें थी, एक स्मॉल r था और एक कैपिटल R था। अब बड़े सर्किट के अंदर जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है NR, तो जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है उसको किसके बराबर हो जाना चाहिए, NR के बराबर हो जाना चाहिए। तो P मैक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इस फॉर्मूला में ऊपर पुट कर दो इस वैल्यू को, NR प्लस NR 2NR, 2NR का स्क्वायर करेंगे 4N स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा N डिवाइड बाय E स्क्वायर डिवाइड बाय 4R। ये फॉर्मूला बन जाएगा। सर एन मल्टीप्लाई है ਜਾਂ डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी टर्म मल्टीप्लाई है ना। हाँ इसमें मल्टीप्लाई है ना, इसको करके देख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एन स्क्वायर होगा सर। नहीं देखो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख के देखते हैं। इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ऊपर N स्क्वायर E स्क्वायर है, ठीक है। R को मैं कह रहा हूँ किसके बराबर रख देना है, NR के, तो नीचे NR प्लस NR कितना हो जाएगा 2NR, 2NR का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4
एन स्क्वायर आर स्क्वायर और बाहर एक और आर पड़ा है, चाहे इसको स्मॉल आर कह दो चाहे इसको कैपिटल आर कह दो, चाहे इसको ऐसे लिख लो एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4n सर स्मॉल आर पुट करो सर। स्मॉल आर कर दो, कैपिटल आर की नहीं सर, वैल्यू स्मॉल आर कर दो, जैसे भी ठीक कैपिटल आर लगता है कैसे? वैसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो स्मॉल आर कर देते हैं, एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर को क्या करें स्मॉल आर, तो एन आर प्लस एन आर कितना हो गया 2nr का स्क्वायर हो गया 4n स्क्वायर आर स्क्वायर। सर फिर ये ना तो कैंसिल ही होगी सारी टर्म। नहीं बाहर एक आर भी तो पड़ा है ना, इसको भी तो लिखेंगे ना n इंटू स्मॉल आर, ओके सर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बन गया n और एक आर से ये नीचे वाला आर कैंसिल, तो ये बन गया n ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r। अब समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो देखो ऐसा हो सकता है कि मैं भी इसमें कोई मिस्टेक कर दूं, तो जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे चीज लिख दी आपको, मैंने फॉर्मूला लिखा है मैंने कंडीशन लिखी, इसे पुट करके चेक जरूर किया करो तो यही बन रहा है ना फॉर्मूला पुट करने के बाद, तो उससे भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब एक जो चीज है मैं काफी बार लेक्चर में रिपीट करता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि हम सभी रिजल्ट्स को ध्यान में रख सकें? देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आज के चैप्टर में गिनने लगोगे तो 50 से ज्यादा फॉर्मूला हो जाएंगे, तो सभी फॉर्मूला को ध्यान में नहीं रखना होता कभी भी। जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया ना वो एग्जाम में हमेशा ही जो रफ शीट दी होती है ना उसका यूज करेगा, किरचॉफ लॉ लगा के खड़े पैर इक्वेशन बनाएगा, 5 सेकंड में बन जाती है, अगले 5 सेकंड में वो वैल्यू निकाल लेगा, और जब वो ऐसी प्रोसेस कर रहा होगा उसको ध्यान में ही आ जाएगा भी ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था और वो आंसर को टिक कर देगा, क्योंकि 4 ऑप्शन भी तो दी हुई है उनका यूज भी तो करना है हमें, तो इसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं होता जो सभी रिजल्ट्स को याद रख सके, बात सिर्फ प्रैक्टिस की होती है, प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी ध्यान में रह जाएगी, बात नहीं रहेगी तो विद इन 5 और 10 सेकंड आप कोई कंसेप्ट लगा के उसकी वैल्यू को बना लो एग्जाम। तो ये हो गया मैक्सिमम पावर डिलीवर। सर हाँ बोलो। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਤੇ ਨਹੀਂ। ये वाला ले लिया स्क्रीनशॉट? ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਰਿਓ। ये सबसे पहली स्लाइड है, ਹਾਂਜੀ ਸਰ इसका भी कर लो। ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ हो गया सर नेक्स्ट करें। इसमें भी एक पॉइंट रहता है वो लिख लेता हूँ फिर ले। अब आपसे पूछा जाता है, ये एग्जाम तो बहुत बार पूछा ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं ज्यादातर, क्या पता कंपटीशन में भी आ जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि सीरीज ग्रुपिंग को कब यूज किया जाता है, तो आप ध्यान सर साडी इंटरव्यू तो नहीं होती? नहीं इंटरव्यू नहीं होता, ये अपनी क्लास में अपने वो भी है ना मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर के बच्चे भी है, इंटरव्यू उनका होता है, तो उनसे अच्छा ये सर पूछा जा सकता है कि सीरीज ग्रुपिंग कब, सेल की सीरीज ग्रुपिंग कब यूज की जानी चाहिए, तो आप ध्यान में रखोगे दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, this type of combination is used when जो ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होगी, जो भी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होगी, तब हम इस कॉम्बिनेशन, कौन सी कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, जो सेल की कॉम्बिनेशन है अभी सीरीज तो हमने कर ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेना तो, सेल की कॉम्बिनेशन तो हमने कर ली, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करेंगे, लेकिन आप ध्यान में रखना कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ कंडीशन होती है। सीरीज की तो मैंने आपको लिखवा दी थी, सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज करनी है, जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू बहुत कम हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। लेकिन अगर ऐसा कुछ मिल जाए आपको जिसमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब हम कौन सी कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो
नेक्स्ट हमारा आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर आप समझ सकते हो भी सेल इस तरह से लगे हुए होंगे, ऐसे करते करते एम सेल लगा रखे हैं मैंने, और इनको फिर मैंने एक रेजिस्टेंस से जोड़ रखा है। इन सभी की वैल्यू ई आर है, यानी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ये गिनती में कितने हैं? एम है, एम सेल्स। तो पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर अब आपसे पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ। तो पहला जो आप इसमें नोट करोगे ए पॉइंट, इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल के बराबर ही आएगा। इसमें लगा आपने एम सेल रखे हैं, लेकिन इस रजिस्टर को कितनी ईएमएफ मिल रही है? जो एक सेल की होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, तो इन सभी का सेम है, ई है, तो ये जो बाहर रेजिस्टेंस को कितना देंगे? ई ही देंगे। तो एक तो नुकसान वाली बात होगी ना, क्योंकि जब सीरीज में लगा रहे थे तो एन टाइम्स एन मल्टीपल मिल रहा था, बहुत ज्यादा वोल्टेज पोटेंशियल मिल रहा था उसको, लेकिन पैरेलल में क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर जब भी हम सेल को लगाते हैं तो सीरीज में ही लगाते हैं, पैरेलल में नहीं लगाते। पैरेलल में नहीं लगाते। पैरेलल में ये लगते किसके अंदर है? पैरेलल में ना जो ये इलेक्ट्रिक कार वगैरह चल पड़ी है आजकल, उनके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगती है जो सेल या बैटरी होती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बी पॉइंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा? सिंपल इलेक्ट्रिक कार में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक कार में पैरेलल क्यों लगता है? हाँ, इलेक्ट्रिक कार में पैरेलल लगती है। क्यों लगता है सर? अभी इसका आंसर मैं अभी लास्ट में दूंगा। ये वाला जैसे मैंने पॉइंट लिखवाया है ना कि इंटरनल, देखो सीरीज में कब लगाते हैं? जब इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस देन आउटर रेजिस्टेंस। लेकिन जब ये जो व्हीकल होते हैं ना अपने, देखो काफी सारे फैक्टर वैसे तो मैटर करते हैं इसके ऊपर, लेकिन व्हीकल के अंदर एक चीज जो ज्यादा मैटर करती है वो क्या, कि आउटर रेजिस्टेंस कम होता है जबकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। उस केस में आपकी कार चलेगी नहीं जब सीरीज में लगाओगे। गाड़ी के अंदर सेल को हमें वोल्टेज ज्यादा, इंटरनल हमें करंट की अंदर डिलीवरी ज्यादा चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो कम ही होगा ना, 1/R 1/R, उसमें अभी ज्यादा होगा सीरीज। अभी अभी नहीं ना, अभी लास्ट में मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, अभी देखते जाओ जो चीज मैं लिख रहा हूँ। ये वाली कंडीशन मैंने लिखी है एन आर इज वेरी वेरी लेस देन आर। अभी लास्ट में देखना एक कंडीशन जो पैरेलल के लिए मैं लिखूंगा, उस इक्वेशन तक के लिए वेट करो, ठीक है? तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाय एन। ये क्यों हो जाएगा? इसमें सारे जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जब आप 1/R इक्विवेलेंट करके इसका निकालोगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये सारा ऐसे करके कितना बनेगा? n/r बनेगा। तो उसको जब दोबारा से उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा r/n। ठीक है? अब सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट आएगा, इसमें करंट की वैल्यू कितनी बनेगी? आई की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू इसमें बनेगी E बाई R प्लस R डिवाइड बाई N। सिंपल है, जो सबसे पहले फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसी की तरह है। देखो जो सिंगल सेल के लिए मैंने लिखवाया था, करंट की वैल्यू क्या है? E बाय R प्लस R, लेकिन अब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R बाय N है इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे R बाय N आ गया। R बाय N आ गया। अब जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि सीरीज में और पैरेलल में कैसे पता चलता है, गाड़ी में पैरेलल में क्यों लगाते हैं, तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें ये जो R है वो R बाय N है, यानी एक स्मॉल क्वांटिटी, तो E बाय R ही रह गया ऑलमोस्ट। जबकि पीछे वाले में देखो, पीछे वाले में करंट की वैल्यू में NR आ रहा है नीचे डिवाइड में, यानी ये करंट कम है, जबकि ये वाला जो करंट आएगा वो क्या आएगा? ज्यादा। तो कुछ कुछ फैक्टर, एक आधा फैक्टर नहीं, काफी सारे फैक्टर मैटर करते हैं, जिसके हिसाब से फिर हम कहते हैं कि कब सीरीज और कब पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लेकिन अपन तो यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उस कंपटीशन वाले पॉइंट को ही लिख लेते हैं, यही पॉइंट हमारे काम का है। आगे है, आपसे पूछा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अक्रॉस द आर आपको पता है,
V इक्वल टू आई आर ही होगा। सर्किट में करंट अगर कैपिटल आई से लिखे तो कैपिटल आई से लिख दो, स्मॉल आई से जनरली एसी करंट को लिखा जाता है। ठीक है, करंट और क्या पूछा जा सकता है, पावर डिसिपेशन पूछा जा सकता है। पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला भी आई स्क्वायर आर होगा। आई की वैल्यू देखो ऊपर लिख दी हमने, तो बस एक ही फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रहे तो उससे काफी सारी चीजें ध्यान में रहेंगी। इसका स्क्वायर इनटू आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। सो मेनी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन ये जो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला, इसको थोड़ा केयरफुली ध्यान में रखना। ठीक है, एफ पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी फॉर पी मैक्स। मैक्सिमम पावर के लिए पहली बात कंडीशन क्या होनी चाहिए, R इज इक्वल टू आर बाय एन होना चाहिए। R इज इक्वल टू आर बाय एन। अब आपको एक सिमेट्री भी दिख रही होगी सभी टॉपिक्स में कि इक्विवेलेंट के बराबर पुट कर देना है, चाहे इससे सीरीज वाला कॉम्बिनेशन था चाहे वो एक सेल वाला कॉम्बिनेशन था, एक्सटर्नल को हमेशा ही इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर पुट करना है। जब आप ये वैल्यू पुट करके देखोगे, सभी पुट करके जरूर देखेंगे इसको, जो पावर का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया है इस फॉर्मूला में, सर्कल में जो फॉर्मूला है इसमें पुट करके देखना और चेक करना क्या यही वैल्यू बनेगी, P स्क्वायर डिवाइड बाय 4R, यही वैल्यू बननी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि इसको यूज कब किया जाएगा, जब उल्टा हो जाए, जब NR की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन आउटर रेजिस्टेंस हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाए। तो सीरीज वाले में देखो कम थी, ये देखो, और पैरेलल में क्या हो गई है, ज्यादा। तो इस तरह से हम ये जो क्वेश्चन है, देखो मैंने ऑलमोस्ट इसी तरह से करवाया आपको भी, जो जो चीजें पूछी जाती हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में नोट करवा दिए ताकि याद रखने भी आसान हो जाए, पढ़ने में भी आसानी हो। तो आज बस यही हो पाएगा। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रुप कॉम्बिनेशन का, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा हमें, और ग्रुप कॉम्बिनेशन में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसी का मिक्सचर होगा। एक गैल्वेनोमीटर है, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज और अपना मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, वो वाले टॉपिक्स हैं। उसके बाद ये वाला, हाँ बोलो। सर टेस्ट कब होंगे आपका